Hello students, welcome to World Students Co. I am Shruti teaching you class 12th chemistry. So we discussed our chapter that is electrochemistry. Right? In the previous lecture we completed our chapter electrochemistry in which we discussed about the electrolytic cell as well as batteries that help to operate these cells. Right? हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ऑपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कहाँ से आती है, बैटरी के हेल्प से आती है। तो वो उस बैटरीज को भी हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, ये सब हम क्लियर कर चुके हैं। सो इन शॉर्ट हमारे चैप्टर हो गए खत्म। आज हम शुरू करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज। आज जो एमसीक्यूज का लेवल है वो बिल्कुल बहुत इजी लेवल है, आई मीन टू से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। जो हमने सिर्फ स्टडी किया है, जो मैंने बोला कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, उसी के बेस पे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस है। सो जो आज के एमसीक्यूज है वो बहुत इजी होने वाले हैं, बिल्कुल वन गो में आपको क्लियरली, अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स देखे हैं, अच्छे से लेक्चर स्टडी किए तो आपको वन गो में इसके आंसर्स आ जाएंगे। So let's get started with our MCQs. So first one is the branch of chemistry that deals with the study of relationship between electrical and chemical energy is called. क्या बोल रहा है वो कि हमारे पास उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या कहेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच में कोई रिलेशन को बताता है। तो वो कौन सी है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। राइट हमने चैप्टर ही ये किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें बताता है एक इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल एनर्जी के बीच में जो उसके बीच में रिलेशन आता है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दोनों के बारे में कौन जस्टिफाई करता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताता है। नेक्स्ट इज The substance which used for electrolysis is called. देखो इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे हमने क्या क्या यूज किया था। अगर हम नॉर्मली सेल के बारे में बात करें, अगर दोनों सेल की सिमिलैरिटीज ले तो हमने एक यूज किया था इलेक्ट्रोड्स। राइट हमने इलेक्ट्रोड्स यूज किए थे। ऑब्वियस ही बात है हमने उसमें जो बीकर सेटअप, ठीक है, सेटअप लिया था अपना, जो उसमें हमने बैटरी यूज करी थी। राइट एक्सटर्नल वोल्ट लगाए थे, बैटरी यूज करी थी। एंड सॉल्यूशन को हमने क्या किया था? इलेक्ट्रोलाइट। हमने सॉल्यूशन को क्या किया था? इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा? इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है उसी को तो हम इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ। देखो अब हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रोड्स का नेचर कैसा होना चाहिए। देखो ऑब्वियस ही बात है अगर वो रिएक्टिव होंगे तो ही तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। अगर रिएक्टिव होंगे, ठीक है, तो ही तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब कि तभी तो वो आयंस की फॉर्मेशन करेंगे। अगर हम डैनियल सेल की बात करें तो अभी तो Zn2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड फिर हमारा जो कॉपर होएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। यही हो रहा था ना प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस हो रहा था ये कब होएगा? जब मेटल हमारा रिएक्टिव होएगा। राइट तो नॉन मेटल्स तो रिएक्टिव होते नहीं है, ठीक है, ये रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बेसिकली इंसुलेटर्स का काम करते हैं। एलॉयज क्या होता है? एलॉयज इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स और 1 नॉन मेटल एंड 1 मेटल। तो एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर का भी कॉम्बिनेशन है, 2 इंसुलेटर का भी कॉम्बिनेशन है और 2 कंडक्टर का भी है। तो हम प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते कि एलो ही आएगा। नेक्स्ट इज मेटालॉइड। मेटालॉइड्स कौन से होते हैं? हमने प्रॉपरली इसको डिस्कस किया था। मेटालॉइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होती है। मतलब कि अगर 0 केल्विन पे रखा जाए, रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो वो बिल्कुल इंसुलेटर बिहेव करेंगे, लेकिन जैसे उसको काइनेटिक एनर्जी दूंगी तब उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और तो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो जब एनर्जी मिलेगी तो करेगा,
ऐसे तो नहीं कर रहा, तो मेटालॉइड्स भी नहीं, तो आंसर क्या होगा, मेटल्स। तो हमारे पास क्या होता है, मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हर टाइम कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो ऑब्वियसली इसको अगर मैं कोई वोल्टेज भी अप्लाई करूंगी या फिर इसको सॉल्यूशन में भी डिप करूंगी तो भी ये साथ साथ ये शो करेगा, राइट। नेक्स्ट इज the quantity of charge which deposits or liberates exactly 1 gram equivalent of substance is, वो क्वांटिटी कौन सी है जो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस देगी, उसे हम क्या कहते हैं, फैराडे। देखो एम्पियर होती है करंट की, एम्पियर क्या है, करंट की, कूलम किसकी है, चार्ज की, ठीक है। तो हमारे पास फैराडे जो थे, फैराडे साइंटिस्ट जो थे, फैराडेज लॉ हमने स्टडी करे और उधर से ही हमारे पास ये क्वांटिटी आई थी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस जो डिपॉजिट होएगा उसकी क्वांटिटी हम किस में कैलकुलेट करेंगे, फैराडेज में कैलकुलेट करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग वन मेटल इनटू अनदर इज, कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक मेटल को कोट करते हैं, याद करो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने इसकी डिस्कशन करी थी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने 2 पार्ट्स में इसकी डिस्कशन करी थी, एक तो हमने क्या किया था, इम्प्योर कॉपर को प्योर में कन्वर्ट किया था एंड दूसरा हमने किया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या कह रहा था कि अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को प्लेटिंग कर रही है, उसके ऊपर कोटिंग कर रही है, उसको मैंने कवर करना है किसी चीज से, तो मैं क्या करूंगी, कैथोड पे उस पर्टिकुलर चीज को रखूंगी और एनोड पे वो मेटल लगाऊंगी या उसकी इलेक्ट्रोड फिक्स करूंगी जिसकी कोटिंग करनी है। मान लो कि मेरे को सिल्वर की कोटिंग करनी है, तो सिल्वर को की इलेक्ट्रोड जो है वो मैं एनोड पे लगाऊंगी और ऑब्जेक्ट को मैं कैथोड पे रखूंगी, राइट। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है जिसमें हम एक मेटल को की कोटिंग कहते हैं, एक मेटल का लेयर एक ऑब्जेक्ट पे चढ़ाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग होती है जब आयरन जैसी चीज पे, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाए, बेसिकली जो है यहाँ पर बाहर से डस्ट पार्टिकल्स के प्रेजेंस या मॉइस्चर के प्रेजेंस से वो ऑक्सीजन जो है आयरन पे आ जाता है, तो उसके वजह से जो रेडिश ब्राउन से कलर का डस्ट पार्टिकल होता है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे रस्टिंग नहीं आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 फैराडे इज इक्विवेलेंट टू, एक फैराडे की वैल्यू क्या होती है, 965 ये नहीं होती है, देन 965 ये होती है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है, 96500 कूलम, ये हमारे पास वैल्यू होती है हमारे 1 फैराडे की, क्लियर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज क्या थी, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज होगी जो कि आयंस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने NaCl की बात करूं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब ऐसा सब्सटेंस होएगा जो कि आयंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब देखो एसिडिलेटेड वाटर, एसिडिलेटेड वाटर मतलब वाटर के साथ कुछ एसिड डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर वाटर आयंस OH नेगेटिव और H पॉजिटिव ऑलरेडी बन रहे हैं और उसके बाद एसिड के प्रेजेंस के होने की वजह से यहाँ पर हमारे OH नेगेटिव आयंस की कैपेसिटी कम हो जाएगी और पॉजिटिविटी की ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे पास इक्वालिटी नहीं आ रही। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये तो ऑलरेडी है, मेरे को नोट पूछा गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी तो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी हो गया। नेक्स्ट शुगर, शुगर जो है वो कन्वर्ट नहीं होता, तो शुगर मेरे पास आंसर आ जाएगा कि वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। एंड ऑब्वियसली सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो यह भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो शुगर जो है वो अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, शुगर क्या है C6H12O6, तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट्स क्या होती हैं, तो हमने लास्ट में ये स्टडी किया था कि हम इसको kg पर कूलम में डिस्कस करते हैं, हम इसे kg पर कूलम में डिस्कस करते हैं। जब हमने फैराडेज कांस्टेंट की बात करी थी तब हमने इसको डिस्कस किया था।
नेक्स्ट इज इन ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइट इज मॉइस्ट पेस्ट ऑफ, ड्राई सेल के अंदर किस चीज का मॉइस्ट पेस्ट होता है? अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड जो है वो राइट आंसर है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का एक मिक्सचर होता है जो कि पेस्ट टाइप होता है, वो कहाँ, वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है ड्राई सेल में, ठीक है। तो वो पेस्ट किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का, ठीक है। लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सेल है, ठीक है, वो भी दो टाइप के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का हमने पार्ट किया था ये ड्राई सेल, जिसे हम लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, राइट। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा कैथोड है वो ग्रेफाइट का बनेगा, एनोड जो है वो जिंक की जो कवरिंग है वो बनेगा, और उसके बीच में प्रेजेंट होता है ये मॉइस्ट पेस्ट अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का, जो कि बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट करना है अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज, इसमें से कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है? अब देखो इसमें सारे ही इलेक्ट्रोलाइट है, बट वीक कौन सा इसमें? सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड बेस्ट है, ये तो SO4 2H2 SO4, ये हमारे पास, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा? H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में, तो ये हमारे पास वीक नहीं है। नाइट्रिक एसिड H2NO3, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होएगा? NO2 नेगेटिव और H पॉजिटिव में, तो ये भी नहीं है। देन कॉस्टिक एल्कली एंड सिट्रिक एसिड, ठीक है, कॉस्टिक एल्कली भी हमारा सिट्रिक एसिड से स्ट्रॉन्ग है, तो सिट्रिक एसिड हमारा सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो फोर्थ आपका इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड इज कैरिड आउट। अब जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करी थी, याद करो, सोडियम क्लोराइड की Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो उसमें हमने बात करी थी कि वाटर भी आ जाता है, ठीक है, वाटर की भी साथ भी रिएक्शन हो जाती है, और वो हमने करा था अपना डाउन सेल के अंदर। डाउन सेल के अंदर हमने इसकी बात करी थी। देखो जो गैल्वेनिक सेल है इसमें तो था Zn एंड कॉपर की बात, ठीक है, इसमें था हमारे पास ड्राई सेल में, ये तो लेक्लांचे सेल था, ठीक है, ये तो लेक्लांचे सेल था। वोल्टिक सेल क्या होगा? वोल्टिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। तो हमारे पास रह कौन सा गया? डाउन सेल। डाउन सेल के अंदर हमारे पास फ्यूज सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस हुई थी। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आर मेड अप ऑफ। देखो जब हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करी थी, किस में करी थी? शी में करी थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शी में हमने करी थी। और शी में हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर बेस्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की। उसके अंदर सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी यही है कि वो हाइड्रोजन को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो शी के अंदर हमने कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ किया था? हमने प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज़ किया था, क्योंकि इसके अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की, इसलिए हमने यहाँ पर प्लैटिनम यूज़ किया था। तो यहाँ पे जो थी इलेक्ट्रोड जो थी वो थी प्लैटिनम की, ठीक है, ग्रेफाइट नहीं, कॉपर नहीं, कार्बन नहीं। और देखो कार्बन और ग्रेफाइट की सिमिलरिटीज, अगर आप इसकी सिमिलरिटी देखोगे तो सेम है, क्योंकि कार्बन का ही फॉर्मेशन है, एक कार्बन से ही हमारे पास यहाँ पर क्या क्या बनता है? एक तो कोल हमने डिस्कस किया था, एक हमने ग्रेफाइट डिस्कस किया है, एंड हमने यहाँ पे डिस्कस किया था डायमंड, राइट। तो अगर ये तीनों इसी की प्रॉपर्टीज है, तो अगर कार्बन नहीं तो ये हमारा ग्रेफाइट भी, एंड कॉपर तो ऑब्वियसली, क्योंकि कॉपर तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्लैटिनम का यूज़ किया था, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी यही है कि वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विच हाइड्रोजन is released at the cathode and oxygen is released at the anode। ऐसा इसमें से कौन सा एलिमेंट होएगा जब हमारी इलेक्ट्रोलिसिस होगी? तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो कैथोड पे जाएगा और ऑक्सीजन है वो एनोड पे जाएगा। तो ऑब्वियसली वाटर के केस में ही ऐसा होगा कि हमारे पास जो
पानी का हाइड्रोजन है वो कैथोड पे जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव और O नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे और 2 नेगेटिव बनेगा, राइट। नेक्स्ट इज द डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन अनदर मेटल इज, अगेन वही सेम क्वेश्चन आ गया कि जब मेटल का किसी और मेटल के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाना, एक मेटल है, मान लो ये मेरा कोई मेटल है, इसके सरफेस पे कोई और मेटल आके डिपॉजिट हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो अब यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात क्यों नहीं करी, ये इलेक्ट्रोलिसिस की बात क्यों नहीं करी। देखो इलेक्ट्रोलिसिस तो प्रोसेस है जिसमें से हमारे पास कैथोड पे जो है हमारी रिडक्शन हो रही है, एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट। ये तो प्रोसेस है, लेकिन वो उसने हमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें मेटल टू मेटल ट्रांसफर हो जाता है, ये मेटल की कोटिंग होती है, डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, कोटिंग हो रही है एक तरीके से, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ठीक है। रिडक्शन क्यों नहीं, रिडक्शन का मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट गेन ऑफ मेटल आयन, राइट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, राइट। और यहां पर क्या ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो ऑलरेडी ही एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये रिड्यूस करे तो प्लेटेड तो हो नहीं सकता, तो यहां पर क्या आएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, और इसलिए इसका आंसर आया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Next is in electroplating the thing to be electroplated is made up of, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, अगर मेरे को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो जिस चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको मैं कहाँ रखूंगी, उसको मैं रखूंगी किधर, कैथोड पे, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया है कि कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, मतलब रिमूवल ऑफ थिंग होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरे को सपोज किया इस चीज़ की, ये कोई चीज़ है, इसकी मैंने कुछ अपनी प्लेटिंग करनी है, इसकी प्लेटिंग करनी है, तो ऑब्वियसली इसको मेरे को कैथोड पे रखूंगी। कैथोड पे रखने से क्या होएगा कि यहाँ पर जो ये एनोड है मेरे पास, वो अपने मेटल आयंस इधर देते रहेगा और वो आके इधर डिपॉजिट होते रहेंगे, जिसके वजह से यहाँ पर प्लेटिंग होगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टाइम पे जिस मटेरियल की मेरे को प्लेटिंग करनी है वो मैं कहाँ रखूँगी, कैथोड पे रखूँगी, और बाकी जो हमारी जो चीज़ की प्लेटिंग करोगे, जो मेटल की स्पेसिफिक करनी होगी, फॉर एग्जांपल मेरे को गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, तो गोल्ड को मैं यहाँ एनोड पे रखूँगी और ऑब्जेक्ट को मैं कैथोड पे रखूँगी। क्लियर। नेक्स्ट इज with cells oxidation loss of electrons occurs at anode and reduction gain of electron occurs at cathode। तो ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एनोड पे होता है और रिडक्शन जो होती है वो मेरी कैथोड पे होती है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में ही हमारी होती है, तो हमारे पास इधर देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल का नाम देंगे, क्योंकि अगर मेरे को इन चार में से स्पेसिफिक करना है तो इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस बाय रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा कौन सा सेल होता है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है यहां पर आएगा डैनियल सेल, यहां पर आएगा डैनियल सेल, क्योंकि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो स्टेज पे हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के हेल्प से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसमें यूज होती है वो होता है डैनियल सेल, राइट। नेक्स्ट इज द सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पे ऑपोजिट बोल रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट इज इन एन ऑक्सीडेशन reduction process the oxidation number of elements in which reduction occurs। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन का नंबर कैसे डिपेंड करता है? ऑक्सीडेशन या फिर इंक में क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो रहा है तो बेसिकली क्या है? रिड्यूस हो रहा है, वो मेटल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? रिड्यूस होगी, इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस थ्रू विच करंट कैन फ्लो विदाउट चेंज इन इट्स कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड। तो ये तो हम 9th 10th अपने +1 से पढ़ते ही आ रहे हैं कि वो सब्सटेंस कौन सा होता है जो कि अपने अंदर से करंट को फ्लो करने देता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये देखो सेमीकंडक्टर जो है ना वो उसके प्रॉपर्टी कहीं लाई करते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। इसको अगर एनर्जी दूंगी तो ये कंडक्शन शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, राइट? तो इसलिए जो सब्सटेंसेस करते हैं वो बोल रहे प्रॉपरली करते हैं, तो वो सब्सटेंसेस कौन से? कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या है? कंडक्टर। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने देखे होंगे, आज के एमसीक्यूज देखे होंगे, बिल्कुल बेसिक्स थे, बिल्कुल बेसिक, मतलब जो हमने लेक्चर पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें याद कर ली थी। अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, अच्छे से पढ़े, तो ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल टिप्स पे, अच्छा जस्ट रीड किया आंसर और टिक किया, राइट? तो ये इतना इजी था। अब जो थे आज के जो थे वो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, ना इसमें नर्स्ट इक्वेशन थी, ना इसमें कॉलरश लॉ था, इसमें किसी के अकॉर्डिंग नहीं थे, मतलब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स थे। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज करेंगे, उसमें थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम थोड़े से क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन के या कॉलरश लॉ के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, एज वेल एज थोड़े से कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाके आंसर्स देंगे, राइट? तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को।